यूजीसी नेट क्या होता है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। नेट जीआरएफ क्या है और किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि आप अपीयरिंग में दे सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपको 3 साल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन ना ले तो ये 2 तरीके की प्रक्रिया है। एक जगह आपको पेपर देना पड़ रहा है, एक जगह आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। और हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं इसका एक आइडिया लगाऊं कि 6 महीने लगते हैं इसके अंदर ढंग से चीज़ों को कंप्लीट करने में। पेपरों में सबसे रामबाण चीज़ें हैं उनकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, यूजीसी नेट क्या होता है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट है। आज हमारे साथ सर यहाँ पे मौजूद है, तो सर आप सबसे पहले तो आपको स्वागत है इस बहुत पॉडकास्ट बहुत में। धन्यवाद सर, और जो सभी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। सर ने खुद यूजीसी नेट जो है जीआरएफ जो है क्वालिफाइड है सर, और जो है यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई किया। तो सर से जानेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम नेट जीआरएफ की बात करते हैं, नेट जीआरएफ क्या है और किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किन बच्चों को नेट जीआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। और हम यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सुनते हैं कि प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनने का जो जर्नी है वो क्या रहती है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। एक ही बार में आपने कई सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, इससे जो प्रोफेसर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना। तो मैं आपको 1 to 1 आपको करके बताऊंगा सारी चीजें ना। सबसे पहले ये है कि देखो, ये यूजीसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है हमारी ना। एक बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, जो 1956 से रेगुलर काम कर रही है ना। ये जो परीक्षा है, इसके लिए एनटीए नामक एक एजेंसी है जो आपको साल में 2 बार पेपर कंडक्ट कराते हैं। 2 बार होता है पेपर? 2 बार होता है। और इस पेपर को वही स्टूडेंट दे सकता है, या तो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर वो 1 साल पूरी कर लिया है और दूसरी साल में उसने एडमिशन ले लिया है। ओके, मतलब सेकंड ईयर में कर सकते हैं? हाँ, सेकंड ईयर में कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इसके अंदर पेपर चाहिए। भी साथ में दे सकते हैं? हाँ, पेपर दे सकते हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि सर इसकी वैलिडिटी होती है। ये है कि जैसा कि मैंने कहा ना कि आप अपीयरिंग में दे सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। जो आपका जेआरएफ हुआ है ना, उसमें आपको 3 साल का समय दिया जाता है कि आपको 3 साल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन ना ले तो? एडमिशन अगर आप नहीं लेंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ आप नेट ही माने जाएंगे फिर। ओके। तो फेलोशिप का एक टाइम ड्यूरेशन है जो आपने बताया? हाँ, फेलोशिप ये है कि 3 साल में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। हाँ, फिर ये है कि उसके बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल तो रहेंगे। कहीं आप फॉर्म निकलेंगे, आप डाल लेना, पैसे नहीं मिलेंगे फिर आपका। ठीक है। तो ये फेलोशिप के बारे में बताया, ये कितनी मिलती है और टोटल अमाउंट कितना मिलता है, पर मंथ मिलती है, किन बच्चों को मिलती है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, जब इस पेपर की बात करते हैं, 2 वर्ड मैंने यूज किए, जेआरएफ और नेट, है ना। तो जब मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं तो अभी उन्हीं स्टूडेंट को फेलोशिप मिलती है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, एडमिशन हमारा हो जाता है। एडमिशन हो गया, एक प्रक्रिया होती है आरएसी की, वो मीटिंग होती है वहां पे प्रोफेसर्स की, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपकी आरएसी की डेट से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको पर मंथ टोटली एचआरए वगैरह मिला के, कंटिजेंसी मिला के, जो अपने खर्चे वगैरह है, आपको लगभग 46,000 आपको यहाँ पे मिलते हैं। 46,000 पर मंथ मिलती है। और ये आपको लगातार 2 साल तो 46,000 मिलेगी, और 2 साल के बाद में आपको ये 55 हो जाएगी। अच्छा। अब आप पूछेंगे कि 55 क्यों हो जाएगी? आप तो 46 बता रहे हैं, कुछ बीच में कोई मोड़ है क्या? तो हाँ, बीच में एक मोड़ आता है कि हम जब जेआरएफ को एसआरएफ में कन्वर्ट कराते हैं। ये क्या होता है सर? जैसे जेआरएफ की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये जूनियर से अब हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो अब हम पीएचडी का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं, और उसको हमने अपने जो प्रोफेसर है, जो गाइड है, उसको हमने दिखाया कि देखो सर, मैंने, है ना, मेरे जो थीसिस है, मेरी पीएचडी है, उसमें 6 चैप्टर बन रहे थे, 7 चैप्टर बन रहे थे, और मैंने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और मैंने ना रिसर्च पेपर भी यहाँ पे पब्लिश करा लिए अपने अलग अलग जर्नल के अंदर। और अब आप इसको, फिर उसके लिए भी एक मीटिंग हमारी होती है एसआरएफ के लिए। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर एक जनरल सवाल रहता है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमने प्रोफेसर्स देखे हैं,
तो मैं जानना चाहूंगा इन शॉर्ट प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है चीजें सेट होती हैं, वो एक बार थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखो अभी पिछले साल से क्या हुआ कि जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आने लगा ना, उसमें 3 सेक्शन आने लगे। फर्स्ट जेआरएफ, तो जो जेआरएफ वाला स्टूडेंट है उसको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे 5 साल तक, 25 से 30 लाख रुपए उसको मिलेंगे टोटल, मतलब टोटल 25 से 30 लाख। हाँ, 25 से 30 लाख। ठीक है। दूसरा, प्रोफेसर भी वो बन सकता है, कहीं भी फॉर्म निकले वो प्रोफेसर बन जाएगा। दूसरा सेगमेंट आता है इसमें खाली नेट का, जिस स्टूडेंट के रिजल्ट पे लिखा आता है नेट क्वालिफाइड फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसका आता है कि वो सिर्फ उसको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आई प्रोफेसर की, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, जो तीसरा सेगमेंट आता है वो आता है ओनली फॉर पीएचडी, तो वो सिर्फ केवल और केवल पीएचडी के लिए है। तो आपने जो प्रोफेसर की बात की ना कि प्रोफेसर हम कैसे बन पाएंगे, तो जेआरएफ और जो नेट बच्चा पास करेगा वो प्रोफेसर के लिए अपना एग्जाम दोबारा से भी देना पड़ता है उसको, जेआरएफ पास करने के बाद। मतलब एक वो जो रिक्रूटमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव। देखिए सर, प्रोफेसर बनने के लिए ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज काम करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करिएगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपका अगर नेट जेआरएफ है ना, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। अच्छा, इंटरव्यू होगा। हाँ, इंटरव्यू के आधार पे आपको चयनित किया जाएगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं यूपी के अंदर, यूपी जीडीसी का पेपर होता है, यूपी हमारा एडिड असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, राजस्थान एमपी होता है, यहाँ पे आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके की प्रक्रिया है। एक जगह आपको पेपर देना पड़ रहा है, एक जगह आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो इसके अटेम्प्ट कितने होते हैं सर? एक स्टूडेंट कितनी बार जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं यूजीसी नेट? देखो, अटेम्प्ट की जब बात आती है ना, तो इसमें जो 2 सेगमेंट मैंने बोले, जेआरएफ और नेट, तो नेट तो ऐसा है कि आप कभी तक देते रहो, एज लिमिट नहीं होती। एज लिमिट नहीं होती है। आप कितनी भी, आपकी 40 है, 45 है, 50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब हम जेआरएफ की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए जो मेल मेंबर है लड़के, तो वो 30 साल अगर उनकी एज रहती है तो तब तक ही वैलिड है जेआरएफ 30 तक है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी में। और वहीं पे अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो 35 ईयर फीमेल के लिए 35। हाँ, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और वो फीमेल भी अगर एलएलएम डिग्री किए है, मान लिया लॉ डिपार्टमेंट से, तो उसको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 38 एलएलएम के लिए सिर्फ ही है ना। और बाकी हम कैटेगरीज में बात करते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल का ही रहता है। वो 35 ईयर तक उनको जेआरएफ की फेलोशिप 5 ईयर्स का मतलब रिलैक्सेशन, 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर एक और सवाल मेरा आपसे है कि जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो क्या इसके परसेंटेज भी मैटर करते हैं कि इतना अगर आपका परसेंटेज होगा तो ही आप जो है नेट के एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है ये। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी तक होता आया है, तो यहाँ पर भी अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आपके 55% आपका होना चाहिए पीजी में। पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हाँ, चाहिए। 55%। कोई ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स में चाहिए? नहीं, उस सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वो 55 ही रहता है। ठीक है। कैटेगरी में वही फिर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलता है स्टूडेंट को। बहुत बढ़िया सर। एक कॉमन जो है हमें जो एक सवाल आया है यहाँ पे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें कहीं ना कहीं 4 साल के बाद जो है नेट जेआरएफ का पेपर दे सकता है बच्चा, तो फिर पीजी करने की क्या इंपॉर्टेंस है? वो तो अगर वहां पे उसको ऑप्शन मिल रहा है तो पीजी क्यों करेगा? बात आपकी एकदम बिल्कुल जेन्युइन है ना। देखिए, इसमें जो मैंने 3 सेगमेंट की बात की थी कि अगर आपको 4 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको पैसा मिलेगा, जेआरएफ माना जाएगा आपका, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। मतलब पीएचडी करेंगे, पैसा मिलेगा। वो आपको मतलब जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप नेट का पेपर दे सकते हो, जेआरएफ भी दे सकते हो, जेआरएफ भी हो जाएगा। हाँ, जेआरएफ माना जाएगा आपको, आप पीएचडी करो। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक और मेरा सवाल यहाँ पे बनता है, मैंने सुना है कि सेट भी होता है, ये नेट और सेट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहीं पे सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे। आपका नेट क्वालिफाई है ना, आप कहीं किसी स्टेट में फॉर्म निकल रहा है, आप उसके लिए एलिजिबल है। सेट का मतलब ये है कि अगर आपने यूपी का ही सेट पास किया है, किसी एक स्टेट का सेट पास किया, तो बस सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए होंगे। हाँ, ये डिफरेंस रहता है इन दोनों। सर अभी जैसे कि साल में 2 बार नेट होता है, हाँ, तो हर टर्म में कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे जो है मतलब इस एग्जाम को देते हैं? देखो, जैसा आपने पूछा है मुझसे कि भाई हर बार कितने स्टूडेंट इसके अंदर अपेयर होते हैं,
तो जैसे हमने देखा भी दिसंबर में पेपर होने वाला है, साल में 2 बार होता है, तो हम देखेंगे 7 से 8 लाख स्टूडेंट इसमें पेपर में बैठने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, जैसा कि जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है हमारा, इसके अंदर लगभग है कि 70,000 स्टूडेंट इसके अंदर अपेयर होते हैं। इसमें 70,000 में और सभी कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी की, तो लगभग है कि 500 से 600 बच्चों का ही जेआरएफ यहाँ पे होता है। जेआरएफ होता है। हाँ। अच्छा सर, इसमें ऐसा भी है कि कोई सब्जेक्ट की जो है मतलब ज्यादा बच्चे देते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी कुछ वेरिएशन? हाँ बिल्कुल होता है। देखो जो हमारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। ऐसे जो कॉमन सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये भी स्टूडेंट। कंपटीशन भी टफ रहता होगा फिर? इसमें कारण ये है ना कि हम जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करता है, उसके ऑप्शनल भी लगभग यही सब्जेक्ट रहते हैं ज्यादातर, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, है ना, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन रहता है, उधर से बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं बहुत ज्यादा। ओके। तो मतलब कोई अगर ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसमें मतलब कम बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन कम होगा, ऐसा है कुछ? हाँ नहीं, कंपटीशन ऐसा तो नहीं है, उसकी तैयारी भी स्टूडेंट कर ही रहे हैं, बस वो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी जरूरी नहीं है कि सभी के जेआरएफ 500 ही आने, कम भी आ जाते हैं, कम भी रह जाते हैं। मेरे हिसाब से फिर ऐसा भी होगा कॉलेजेस में जब जो वैकेंसीज की बात होती होगी, तो इन सब्जेक्ट्स की ज्यादा वैकेंसीज होती नहीं हर स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है जब वैकेंसी हमारी आती है ना। जैसा कि हमारा अभी आपका हाल ही का एक एग्जांपल लूं, हरियाणा के अंदर प्रोफेसर का एग्जाम चल रहा है। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 123 वैकेंसी थी हिस्ट्री में। और वहीं पे अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में लगभग 650 वैकेंसी है। और एक और कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पास उन्होंने रिजल्ट जारी किया, वहां पे जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए वो लगभग है कि 150 ही थे, बाकी पोस्ट खाली की खाली रह गई। अच्छा, एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले इंग्लिश के अंदर उनको, एचपीएससी को। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा बच्चा है जो नेट जेआरएफ के बारे में जिसको पता चला है कि यार मुझे प्रोफेसर बनना है, वो तैयारी को कैसे शुरू करे? वो बिगिनर है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर वो उसको पता है, थोड़ा आइडिया है, तो किस तरीके से उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो थोड़ा सा एक बार मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए है कि भाई पहले उसको बेसिक अपना कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले हम अपना कोई भी सिलेबस जो हमारा होता है उसको हमें ध्यान से देखना होता है। शुरुआती 3-4 दिन उस पर दो अच्छे से कि देखो कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हमारे दिए गए हैं। और हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं इसका एक आइडिया लगाऊं कि 6 महीने लगते हैं इसके अंदर ढंग से चीजों को कंप्लीट करने में, है ना। और बिल्कुल एकदम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया ही है स्टूडेंट, तो उसको पहले जो बेसिक बुक है वो कंप्लीट करे, उसके बाद में वो पीवाईक्यूज अपने सारे देखे एक बार, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, उससे उसको बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पे मिलेगी। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में ऐसा करे कि जो भी उसकी जानकारी में जिस सब्जेक्ट की वो तैयारी कर रहा है, जिसका जेआरएफ निकला, एक बार उसकी सलाह ले ले कि भाई उसने कौन कौन सी बुक्स का चयन यहाँ पे किया था। क्योंकि क्या होता है इसमें कि सलाहकार बहुत होते हैं। आपने कहा जी मैंने तो ये पढ़ी थी अपने सब्जेक्ट में, और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। लेकिन आपको एक बार जो जिस बुक के ऊपर आपने विश्वास जमा लिया ना, जिस टीचर के साथ आप जुड़े उस पर आपने विश्वास जमा लिया, तो आपने फाइनली उस तक विश्वास बना के रखना है, और वो बार बार बुक्स या वो टीचर आपको नहीं बदलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये चीज बोली भी जाती है कि एक बुक को बार बार पढ़ो, बार बार सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुक्स वही रखो और बस पीवाईक्यूज ढंग से कर लो। नेट में पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे सर अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो मैं जानना चाहूंगा एक ऐसा कोई आपने भी कुछ ऐसा प्लान किया होगा चैनल पे कि बच्चों के जो यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, और चैनल पे हम क्या कुछ खास कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, अभी हमारा जो चैनल यूजीसी नेट RWA बना है, इस पे 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जो अभी 15 दिन बाद एग्जाम में जाने वाले हैं, उनके लिए हमने एक सीरीज निकाली है, आरंभ सीरीज, पेपर फर्स्ट के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। अगर वो स्टूडेंट 15 दिन इनको फॉलो कर ले, हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे सिर्फ 15 दिन को टारगेट करने की है। मैं मानता हूँ कि उसका एग्जाम के अंदर लगभग हमारा भी 30 से 40% यहाँ पे रोल रहने वाला है, अगर उसने 15 दिन यहाँ पे हमें फोकस करके देख लिया है। दूसरा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि 15 दिन गेम चेंजर होने वाले हैं बच्चों के? 15 दिन गेम चेंजर होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, पेपर 1 का आपने जो है जिक्र किया है यहाँ पे। अच्छा, एक बार दूसरा भी बता दूं कि वो जो दूसरे स्टूडेंट बताए, एक स्टूडेंट तो ही हो गए। अच्छा, एक दूसरे स्टूडेंट वो है जो आगामी जून एग्जाम की परीक्षा कर, जून एग्जाम उनको देना है,
उनके लिए हमारा चैनल। देखो आप हमें पहले सभी टीचर्स को यहाँ पे देखिए आराम से। देखो क्या होता है कि जब हम किसी टीचर के साथ जुड़ते हैं, हमें किसी को डायरेक्टली ऐसे ना कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पहले हमें उस टीचर को देखो कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। आपने देख लिया, हम 15 दिन लगातार आप लोगों के साथ में रहेंगे, फिर भी हम रेगुलर यूट्यूब पे हम रेगुलर रहेंगे, है ना, और हमारे अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे लेक्चर आते जाएंगे। तो आपका जब विश्वास बनेगा ना, तो फिर जून एग्जाम के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना। लेकिन ये है जो हम आपसे वादा करेंगे, उस वादे को, ये RWA का पहले से भी रहा है कि RWA ने जो कमेंट किया स्टूडेंट के फेवर में, वो उसने पूरा भी किया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही कही है बच्चों। आप सभी को भी पता है कि RWA भरोसे का नाम, आप सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं जब बैच की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट हम देते हैं। आप पहले बैच देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ कि हमारे लिए ज़रूरत है बैच, तो आप लीजिए, क्योंकि कभी भी RWA इस चीज़ के बारे में नहीं बोलता कि आप बैच पे फोकस कीजिए। जब इतने अच्छे अच्छे शिक्षक आप लोगों के साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी रहने वाली है। सर, एक सवाल था मेरा कि पेपर 1 के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि पेपर 1 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। पेपर 1 में सबसे रामबाण चीज है उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, एक बार सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस में आपको जब सिलेबस और प्रीवियस दोनों को मैच करेंगे ना, पहले सिलेबस कंप्लीट करें फिर पीवाईक्यूज लगाएं। मॉक की भी कोई इंपॉर्टेंस है इसके अंदर? मॉक सिलेबस और पीवाईक्यूज को करने के बाद में, अगर आपके पास समय बचता है तो ओके ओके ओके, वो पीवाईक्यूज करिए। और फिर जनरली बुक्स इसके अंदर पेपर फर्स्ट में हमें नहीं है ज्यादा हमारे पास में, तो हमें इसलिए ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस करके, और फिर हमें ऑनलाइन इधर उधर हमें देखना पड़ता है ना। तो बाकी ये समाधान हमारे यहाँ पे बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं सर, एक और चीज़ मैंने देखी है, पीवाईक्यूज की तो इम्पोर्टेंस किसी भी एग्जाम पे लगा लो आप, क्योंकि हम मुझे याद आता है हम स्कूल्स में भी जब पढ़ा करते थे तो हम पहले ये देखते थे कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, तब हम तैयारी किया करते थे। और उस चीज़ में है ना बड़ा मदद मिलता था हमें कि यार हमें कौन सी यूनिट करनी है, कितना हमें पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो अननेसेसरी चीज़ें साइड हो जाती थी। ये तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नहीं देखिए, इसमें क्या है कि मैंने सभी, अगर दूसरे एग्जाम की भी बात करूं, मैंने उनको भी थोड़ा एग्जामिन किया है, उसके मुकाबले यहाँ पे जो पीवाईक्यूज का रोल उनसे भी ज्यादा रहता है ना। दूसरा ये है कि बुक्स जैसे मैंने बात की है, ज्यादातर स्टूडेंट, एक बुक आती है KVS मदान की, है ना, वो पढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। लेकिन वो बुक भी मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से सफिशिएंट है ना। फिर अलग अलग सहारा लेते हैं स्टूडेंट। ये 50 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे आते हैं, और 50 में से स्टूडेंट जिसका 35 प्लस हो जाता है वो पास हो जाता है। चलिए, बहुत शानदार सर आपने बताया, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को गाइड किया कि किस तरीके से नेट JRF क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं ना कहीं यही सर आप लोगों को गाइड करते रहेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, और आपकी सफलता तक पहुंचाने की हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।